नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद मी। साथियों, मैंने आपको जिस चीज़ के बारे में बताया था कि अपना जो रीट का एग्ज़ाम है उसके बाद से अपनी रेगुलर क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। ट्यूशन सीरीज के बारे में एक दो दिन का गैप अपना हो सकता है, बाकी अपन प्रयास ये कर रहे हैं कि रेगुलर आपको एक टॉपिक के प्रश्न मिल जाए। पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को अपन ने लंबे समय से चला रखा है। पार्टनरशिप के बेस पर 2 क्लासें अपनी हो चुकी है क्वेश्चंस की, ये तीसरी क्लास। क्योंकि पार्टनरशिप का टॉपिक बड़ा है और अगर प्रैक्टिकल टॉपिक की मैं बात करूं तो इसके कितने चैप्टर अपने सिलेबस में लग रहे हैं। पार्टनरशिप के जब टॉपिकों की बात करूं तो अपने सिलेबस में एक टॉपिक लग रहा है पार्टनरशिप के परिचय का, इंट्रोडक्शन का, जिसके प्रश्न अपन ने देख लिए। दूसरा टॉपिक अपना लग रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के 2 चैप्टर हैं, एक तो नए साझेदार के प्रवेश और साझेदारी के लाभ विभाजन अनुपात के परिवर्तन का है, और एक कॉन्सेप्ट अपना लग रहा है साझेदारी की निवृत्ति और साझेदार की मृत्यु पर। तो दोनों के कॉन्सेप्ट को अपन डिस्कस करेंगे। तो दूसरा पार्ट अपने पास है नए साझेदार का प्रवेश, साझेदार का प्रवेश प्लस लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। क्लियर। और तीसरा टॉपिक जो अपने सिलेबस का है वो है साझेदार की निवृत्ति प्लस मृत्यु के लेखे। और चौथा जो पोर्शन इसका बच गया, वो चौथा पोर्शन अपना कौन सा है इस संदर्भ में, नंबर 4, वो है फर्म का समापन, साझेदारी फर्म का समापन। तो इन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको परिचय के प्रश्न करवा दिए, इसके अलावा नए साझेदार के प्रवेश के कुछ प्रश्न अपन ने देखे थे। आज की क्लास में नए साझेदार के प्रवेश के कुछ प्रश्नों को अपन डिस्कस करेंगे, साथ साथ में अपन डिस्कस करेंगे साझेदार की मृत्यु व निवृत्ति के संदर्भ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और अगली क्लास में फिर निवृत्ति और फर्म के समापन, इन दोनों का एक मिश्रित रूप आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज, अगर आपके लिए ये चैनल अच्छा साबित हो रहा है, आप इससे कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली हो, आपके लिए कुछ भी सहायता प्राप्त हो रही है, तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। हम नए नए कंटेंट को आपके सामने लेकर के आ पाते हैं, इसलिए इस चीज के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा, पहले प्रश्न की शुरुआत अपन कर रहे हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट आपको नजर आ रहा होगा, क्या दे रखा देखिए, नया साझेदार भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए फर्म में किस रूप में राशि चुकाता है। जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, नया साझेदार फर्म में आता है, तो उसे फर्म में 2 प्रकार के अधिकार मिलते हैं। एक तो उसे अधिकार मिलता है भावी लाभों में, क्योंकि पहले 2 पार्टनर थे, अब तीसरा पार्टनर आ गया तो वो भी लाभों में हिस्सेदार होगा। होगा कि नहीं होगा? एक तो उसे हिस्सा मिलेगा भावी लाभों में, और दूसरा उसे अधिकार मिलता है फर्म की संपत्तियों में। फर्म की संपत्तियों में किसमें मिलता है? फर्म की संपत्तियों में। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सिलेक्शन अगर पाना है तो सीधी सी बात है, आपको रात की नींद खोनी पड़ेगी, अपनी भूख प्यास सारी चीजों को छोड़ करके उसके पीछे लगना पड़ेगा। वैसे ही नया पार्टनर जब फर्म में आ रहा है, उसे अगर भावी लाभों में हिस्सा चाहिए तो भी उसे राशि चुकानी पड़ेगी, और उसे फर्म की संपत्तियों में हिस्सा चाहिए तो भी उसे राशि चुकानी पड़ेगी। भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए फर्म में वो किस रूप में राशि चुकाता है, प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पार्टनर राशि चुकाता है ख्याति के रूप में। किस रूप में राशि चुकाता है? गुडविल के रूप में पैसा लेके आता है, क्योंकि गुडविल ये है जो पुराने साझेदारों के द्वारा जो एफर्ट्स किए गए थे, जो प्रयास किए गए थे, उसका परिणाम ही फर्म की क्या है? ख्याति है। तो ये हमें समझना जरूरी होगा कि फर्म में जो नया साझेदार है वो भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति की राशि लेके आता है, इसका रिलेशन इसके साथ है। और फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो किस रूप में राशि चुकाएगा? पूंजी के रूप में राशि चुकाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किसके रूप में? ख्याति के रूप में, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 2,
प्रश्न संख्या 2 देखिएगा क्या दे रखा है भाई। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 2 हमें यह दे रखा है कि ए, बी व सी एक फर्म में साझेदार हैं, वे डी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया तो यह है, इस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे। 3 पार्टनर पहले से बिजनेस में हैं, ए बी सी, और वो चौथे पार्टनर को बिजनेस में इंटर दे रहे हैं, कौन, डी को एडमिशन दे रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, नए साझेदार का प्रवेश कहेंगे, बिल्कुल नए साझेदार का प्रवेश कहेंगे। लेकिन ऑप्शन प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो इंपॉर्टेंट बात है, तो देखिएगा इसे क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है, ये साथियों एनसीईआरटी में दिया गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न एनसीईआरटी से मैंने लिया है। पुरानी फर्म का विघटन कहेंगे, ओल्ड फर्म का, पुरानी फर्म का विघटन कहेंगे, पुरानी साझेदारी पुनर्गर्भित होगी, फर्म व साझेदारी दोनों का विघटन होगा। ये साथियों पुरानी साझेदारी क्या है, पुनर्गठित है, क्या है, पुनर्गठित होगी। यानी पुरानी साझेदारी का मैं कह सकता हूं कि क्या होगा, पुनर्गठन होगा। पुनर्गठित, पुरानी साझेदारी का पुनर्गठन होगा, फर्म व साझेदारी दोनों का विघटन होगा, या कोई नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जब भी साझेदारों में, अब यहां साझेदार कौन है, ए बी सी, इन पुराने साझेदारों के समझौते में, यानी विद्यमान साझेदारों के समझौते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो। अब परिवर्तन कैसे हो सकता है, कुछ कंडीशनें हैं, या तो कोई नया पार्टनर आए, यानी नए साझेदार का प्रवेश हो, नए साझेदार का क्या हो, प्रवेश हो, या एबीसी 3 थे, बी चला गया, उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे साझेदार की निवृत्ति, साझेदार की निवृत्ति, या क्या हो, मृत्यु हो। यह कंडीशन भी हो सकती है। थर्ड कंडीशन है कि एबीसी 3 ही पार्टनर रहे, कोई चेंज नहीं हो, नया बंदा कोई नहीं आए, सिर्फ इनका लाभ विभाजन अनुपात चेंज हो जाए। जैसे पहले ये लाभ बांटते थे 1:1:1 में, और अब ये लाभ बांटेंगे 2:1:1 में। तो ऐसी कंडीशन में इनका विद्यमान समझौता चेंज हो गया कि नहीं हो गया। किसी भी सूरत में अगर विद्यमान साझेदारों का समझौता चेंज होता हो, जिसमें कोई नया पार्टनर आ रहा है तब, कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तब, या साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में चेंज हो रहा है तब, या 2 फर्मों का क्या हो रहा हो, एकीकरण हो रहा हो, ये सारी कंडीशनें, किसी साझेदारी फर्म का बेचान भी हो सकता है, ये सारी कंडीशनें जनरेट करेगी किस चीज को, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप को, साझेदारी का पुनर्गठन, न कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। ध्यान दीजिएगा, साझेदारी का पुनर्गठन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां साझेदारों के विद्यमान समझौते में चेंज हो रहा है। साझेदारी फर्म को आप बंद नहीं कर रहे हो, वो फर्म का समापन कहलाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं, प्रश्न संख्या 3, अमूर्त संपत्तियों के लेखांकन संबंधी लेखा मानक कौन सा है। ऐसा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इनटेंजिबल असेट्स के संदर्भ में कैसे अकाउंटिंग की जाएगी उस बात को बताता है। आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं। ऑप्शन संख्या 1 26, पहला ऑप्शन है 26। ऑप्शन संख्या सेकंड अपने सामने है, वो कौन सा है इस परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन संख्या सेकंड है 29, ऑप्शन संख्या थर्ड है 40, ऑप्शन संख्या फोर्थ है कितना, डी डी क्या है, 4 है। अब ध्यान रखिएगा, अमूर्त संपत्ति, अगर अपन बात करें पर्टिकुलर पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में किस अमूर्त संपत्ति की बात हुई है, पार्टनरशिप में बात हुई है साथियों गुडविल की। किसकी बात हुई है, ख्याति की बात हुई है। ख्याति क्या है, ख्याति अमूर्त संपत्ति है जो वर्तमान ग्राहकों को तो व्यवसाय में बनाए रखती है और नए ग्राहकों को व्यवसाय में क्या करती है, आकर्षित करती है। अब इसका लेखा जो किया जाता है उसके बारे में सारी सूचनाएं दी गई है, वो लेखा मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26, लेखा मानक 26 में बताई गई है। वहीं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे भारतीय लेखा मानक की बात करते हैं,
तो ये सारी बातें ख्याति का लेखा भारतीय लेखा मानक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में दिया गया है। प्रश्न को एक बार जरूर पढ़ें। किसके बारे में पूछा गया है? सिर्फ लेखा मानक की बात की गई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात की गई है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेखा मानक 26। मैं लिख देता हूं। ख्याति के संदर्भ में हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है साथियों। एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 साथियों, ये जो चीजें हैं ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। कॉमर्स विथ मी के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर ये चीजें आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएंगी। क्लियर है? ये दोनों चीजें हमें इसके संदर्भ में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 4 क्या दे रखा है? सर्वाधिक मूल्य किस प्रकृति की ख्याति का होता है? सर्वाधिक जो मूल्य है वो किस प्रकृति की ख्याति का होता है? प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फर्म की गुडविल कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्म की ख्याति के संदर्भ की बात की जाए तो ख्याति के प्रकार होते हैं 2। क्या बोल रहा हूं मैं? ख्याति के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुडविल। ख्याति के प्रकार 2 होते हैं। एक तो स्व अर्जित, एक तो कौन सी ख्याति? स्व अर्जित ख्याति, जिसे अपन सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। और दूसरी कौन सी होती है? क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति। 2 प्रकार की गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल। लेकिन जब प्रकृति की बात आए तो ख्याति की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। संस्थागत, व्यक्तिगत, आकस्मिक। पूछ लिया जाए ख्याति की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? उत्तर आएगा ख्याति की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, संस्थागत, व्यक्तिगत और आकस्मिक। संस्थागत ख्याति वो होती है जो संस्था से संबंधित होती है, संस्था के उत्पाद से संबंधित होती है, संस्था के उत्पाद की गुणवत्ता के साथ संबंधित होती है, संस्था के जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके बिहेव के साथ संबंधित होती है। यानी यहां कस्टमर सेटिस्फाई होता है किसके साथ? संस्था के साथ। दूसरी बात, पर्सन की बात करें तो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की जो गुडविल होती है वो व्यक्तिगत कहलाती है। और आकस्मिक घटना का संबंध होता है जिसका रिलेशन किसी विशेष कंडीशन के साथ हो गया। मान लो आपके पास कोई विशेष प्रकार की एजेंसी आ गई, उसका संबंध, उसके कारण जो गुडविल बनी वो कौन सी होती है? आकस्मिक वाली। प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सी ख्याति की प्रकृति, किस सर्वाधिक मूल्य किस ख्याति की प्रकृति का होता है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो किस ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होगा। बिल्कुल सही, संस्थागत ख्याति का जो मूल्य होता है वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि ये स्थायी होती है, ये लंबे समय तक चीरवान होती है, ये लंबे समय तक टिकी रहती है, इसलिए इसका मूल्य सर्वाधिक होता है। तो ये इसका प्रश्न का सही आंसर है, हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो प्रश्न संख्या 5, ख्याति की गणना की आवश्यकता होती है। ख्याति की गणना की आवश्यकता क्यों होती है? गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल की कैलकुलेशन क्यों की जाती है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या इसका आंसर होगा बताइएगा मुझे। ऑप्शन नंबर 1, नए साझेदार के प्रवेश। ख्याति की गणना की आवश्यकता कब होती है? प्रश्न ये पूछा गया, कब की बात हो रही है? नए साझेदार के प्रवेश पर, पुराने साझेदार की निवृत्ति पर, फर्मों के एकीकरण पर, या सभी कंडीशनें? तो ध्यान रखने वाली बात है ये तीनों ही कंडीशनें कौन सी है? साझेदारी के पुनर्गठन की। इन तीनों ही सूरत में ख्याति की गणना की जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 की मैं बात करता हूं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा क्या दे रखा है आपको। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, सामान्यतः फर्म के
चिट्ठे में संपत्ति के रूप में कौन सी ख्याति को प्रदर्शित किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन मुझे दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। मैंने आपको भी बताया ख्याति दो प्रकार की होती है। एक ख्याति होती है स्व अर्जित। कौन सी ख्याति होती है? स्व अर्जित। और दूसरी ख्याति कौन सी होती है? क्रय की गई ख्याति। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज्ड गुडविल। साथियों, परचेज्ड गुडविल जो है उसके संदर्भ में जो लेखा मानक 26 स्पष्ट करता है, मैं लेखा मानक 26 की दो चार बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेखा मानक 26 क्या कहता है? लेखा मानक 26 की पहली बात यह है कि ख्याति का लेखांकन, ख्याति का खाता पुस्तकों में तभी खोला जाएगा जब ख्याति के लिए कैसे भुगतान हो? भुगतान कैसे हो? नकद में। यानी अगर ख्याति के लिए कुछ ना कुछ प्रतिफल चुकाया जा रहा है तो ही ख्याति का खाता खोला जाएगा, अदरवाइज ख्याति का खाता नहीं खोला जाएगा। दूसरी बात, लेखा मानक 26 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्रय की गई ख्याति को ही पुस्तकों में एज ए असेट्स बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाता है, पुस्तकों में दिखाया जाता है। किसके रूप में? ख्याति के रूप में, असेट्स के रूप में। वो कौन सी ख्याति होती है? क्रय की गई ख्याति होती है। स्व अर्जित ख्याति का लेखा साधारणतः पुस्तकों में नहीं किया जाता। जी हां, साधारणतः स्व अर्जित ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। इसका लेखा तो सिर्फ किया जाता है कब? जब किसी नए साझेदार का प्रवेश हो, किसी पुराने साझेदार की निवृत्ति हो, फर्मों का एकीकरण हो। इन कंडीशन में, साझेदारी के पुनर्गठन की कंडीशन में ही कौन सी ख्याति का लेखा होता है? स्व अर्जित का। तो प्रश्न अपन से क्या पूछा गया है? सामान्यतः फर्म के चिट्ठे में ख्याति संपत्ति के रूप में कौन सी ख्याति नजर आती है? साथियों, उत्तर आप समझ गए होंगे, क्रय की गई ख्याति इसका राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 7, क्रय की गई ख्याति का अपलेखन अधिकतम कितने वर्षों के भीतर किया जा सकता है? क्रय की गई ख्याति का अपलेखन अधिकतम कितने वर्षों के भीतर होना अनिवार्य है? प्रश्न अनिवार्यता की ओर पूछ रहा है कि आपने जो परचेज्ड गुडविल क्लियर कर रखी है उसका अपलेखन, अपलेखन का मतलब होता है उसे रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है P&L से, वो कितने वर्षों के भीतर कर सकते हैं? तो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 10 ईयर। प्रयास ये करो कि जिस साल आपकी गुडविल परचेज हुई है उसी साल रिटर्न ऑफ करो। जब तक नहीं रिटर्न ऑफ होगी तब तक बैलेंस शीट में असेट साइड में प्रदर्शित करो। और अधिकतम समय अवधि कितने वर्ष हैं? 10 वर्ष के भीतर भीतर इसे रिटर्न ऑफ करना क्या है? अनिवार्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिएगा क्या दे रखा है आपको। प्रश्न संख्या 8 हमें पूछ रखा है कि त्याग के अनुपात का सूत्र क्या होता है? त्याग का अनुपात साथियों कब निकाला जाता है? जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है। तो ऐसी कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है वो अपन से पूछा है। OPSR मतलब पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया, नया माइनस पुराना, नया माइनस गेनिंग। तो ध्यान रखना त्याग के अनुपात का सूत्र होता है पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस नया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की मैं बात करता हूं। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा हमें क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा हमें क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 9 हमें बता रखा है कि नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि के लिए कौन सा खाता नाम किया जाएगा? कोई नया साझेदार प्रवेश ले रहा है, ऐसी स्थिति में आपकी असेट्स को आपने रीवैल्यूएटेड किया, उस कंडीशन में आपकी असेट्स में ग्रोथ हुई, वृद्धि हुई। प्रश्न को ढंग से सुनिएगा, ऐसी कंडीशन में किस खाते को नाम किया जाएगा? नाम मीन डेबिट। तो ध्यान रखना
यहां संपत्तियों के रीवैल्यूएशन के लिए हम किस खाते को काम में लेते हैं? खाते का नाम है रीवैल्यूएशन। कौन से खाते को काम में लेते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाते को। इसका ही दूसरा नाम क्या होता है? पी एंड एल एडजस्टमेंट। पी एंड एल एडजस्टमेंट। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर असेट्स ग्रोथ हो रही है, असेट्स में वृद्धि हो रही है, तो असेट्स को डेबिट करो। एसेट्स को क्या करना है? डेबिट। और एसेट्स में अगर कमी हो रही है तो एसेट्स को क्रेडिट करो। यानी वृद्धि के लिए संपत्ति को डेबिट, कमी के लिए संपत्ति को क्या करेंगे? क्रेडिट। प्रश्न में क्या पूछा गया है? संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो किसे डेबिट करोगे? तो प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़ना। इसमें किस खाते को डेबिट करेंगे? लाभ हानि समायोजन खाते को, परिसंपत्तियों के खाते को, पुराने साझेदारों के खाते को, या सभी को? तो उत्तर आ जाएगा बी। एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, न कि रीवैल्यूएशन को करेंगे। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 10 क्या दे रखा है? पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति क्या होती है? साथियों, पुनर्मूल्यांकन खाता जिसे अपन किस नाम से जान सकते हैं? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जान सकते हैं। उस खाते का नेचर क्या है? पहली बात तो ये खाता क्यों बनाया जाता है? तो ये खाता बनाया जाता है साझेदारी के पुनर्गठन पर। साझेदारी के पुनर्गठन पर संपत्तियों व दायित्वों, संपत्तियों व दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए। पुनर्मूल्यांकन पर किसको ज्ञात करने के लिए? लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। तो जो खाता लाभ हानि से संबंधित है, तो आप उत्तर समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इस प्रकार के खाते का नेचर कौन सा होता है? इस प्रकार के खाते का नेचर वस्तुगत नहीं हो सकता, व्यक्तिगत नहीं हो सकता। सही उत्तर हो जाएगा नॉमिनल, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, जब भविष्य में संपत्ति और दायित्वों को चिट्ठे पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब भविष्य में संपत्ति और दायित्वों को चिट्ठे में पुराने मूल्य पर ही प्रदर्शित किया जाता है तो किस खाते का निर्माण किया जाता है? साथियों, इन फ्यूचर आप असेट्स और लायबिलिटीज को पुरानी वैल्यू पर दर्शा रहे हो। पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव को नहीं दर्शाना होता है, उसके प्रभाव को खत्म करना होता है। तो कौन से खाते का काम में लिया जाता है? स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाते को, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाया जाता है। और इसका नेचर भी क्या होता है? नॉमिनल होता है। इसका नेचर भी क्या होता है साथियों? नॉमिनल होता है, यानी ये भी नाम मात्र प्रकृति का खाता होता है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 12 क्या दे रखा है? प्रैक्टिकल प्रश्न आपसे पूछ रखा है। नए साझेदार के प्रवेश पर चिट्ठे में सामान्य संचय आपको 20,000 दे रखा है, यह किस में बटेगा? प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल डराने के लिए दे रखा है, थ्योरिकली प्रश्न ये बताइएगा। नए साझेदार के प्रवेश पर आपको बैलेंस शीट में एक रिजर्व नजर आ रहा है और रिजर्व की वैल्यू 20,000 है। ये किस में बटेगा? क्या यह सभी साझेदारों में नए अनुपात में बटेगा? यह त्याग के अनुपात में बटेगा? पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बटेगा? तो बैलेंस शीट जो पहले से बनाई हुई होती है वो सिर्फ पुराने साझेदारों की होती है। उसमें चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो और चाहे पूंजी हो, वो किसकी होती है? पुरानों की। इसलिए इसको पुरानों में बांटोगे आप। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात। प्रश्न संख्या 13 क्या दे रखा देखिएगा। निम्न में से कौन सा फंड पुराने साझेदारों में वितरित नहीं किया जाता? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पुराने लाभ हानि आप साझेदारों में वितरित करते हो, पुराने में कौन सा ऐसा फंड है जो साझेदारों में बांट नहीं सकते? कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष को अपन बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल बटता है ये। विनियोग उच्चावच कोष, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड।
इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड IFF है, ये भी बिल्कुल बढ़ता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट किसके लिए बनाया जाता है, विनियोग के मूल्य में अगर कमी हो जाए तो उसको पूरा करने के लिए, अगर नहीं हुई तो बढ़ जाएगा। कर्मचारी क्षति भविष्य निधि कोष, इसको बोलते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। EPF कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि ये कर्मचारियों का होता है और उनके रिटायरमेंट की सुरक्षा से संबंधित होता है, आप उनके भविष्य के लिए जो अंशदान देते हो वो होता है, तो ये कभी भी नहीं बढ़ता, इस बात को हमें दिमाग में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, NRR का निर्माण किससे होता है? NRR क्या है, पहले तो ये समझने का प्रयास करें। NRR को अपन बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मैं लिख देता हूं यहां, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है साथियों? इसको हिंदी में अपन बोलते हैं सामान्य प्रत्याय की दर। सामान्य प्रत्याय दर क्या काम आती है? सामान्य प्रत्याय दर समझने वाली बात है। NRR जो सामान्य प्रत्याय दर है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपकी जैसी कई सारे बिजनेस मिलकर के एक उद्योग बनाती है, उस उद्योग में कोई फर्म अगर काम कर रही है तो वो फर्म जिस सामान्य दर पर लाभ कमाती है उस दर को अपन कहते हैं NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी एक बिजनेस को संचालित करने से जो सामान्य दर पर हमें लाभ मिलेगा उस दर को अपन क्या कहते हैं? NRR कहते हैं। अब NRR में क्या चीज शामिल है, प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। तो NRR के अंतर्गत अपन शामिल करते हैं पहला ऑप्शन ब्याज दर व लाभ दर, ब्याज दर व जोखिम तत्व, जोखिम व लाभ उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना NRR खुद एक लाभ की दर है, तो इसमें लाभ कैसे शामिल हो? तो ब्याज दर बिल्कुल इंटरेस्ट रेट शामिल होती है और रिस्क फैक्टर शामिल होता है। देखिएगा, पैसे बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं। बिजनेस करने के लिए आप रिस्क उठाते हो और उस रिस्क का ही परिणाम है कि आप ब्याज दर से कुछ ज्यादा कमाते हो। तो मेरा कहने का मतलब यहां क्या है कि आपके बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगा उसमें दो चीजें शामिल होगी, एक तो इंटरेस्ट रेट और एक रिस्क फैक्टर, और इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है? NRR कहलाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। एक व्यक्ति को अगर सिर्फ बिजनेस से ब्याज मिला तो वो फिर वो बिजनेस क्यों करेगा? वो पैसा कहां लगाएगा? किसी बैंक में जमा करवाएगा, क्योंकि ब्याज तो वहां से भी मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा जो उसने एफर्ट लगाए वो ही उसके लिए क्या है? रिस्क फैक्टर है। बड़ी रिस्क, इसका मतलब लाभ भी क्या है? बड़ा है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न संख्या 15 अपने पास है कि नए साझेदार द्वारा लाई गई जो ख्याति की राशि को किसमें बांटा जाता है? कोई नया पार्टनर फर्म में क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेकर के आ रहा है, उस ख्याति की राशि को आप किसमें बांटते हो? प्रश्न ये पूछा गया है। पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में वितरित करते हो, सभी साझेदारों में नए लाभ विभाजन अनुपात में वितरित करते हो, पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में वितरित करते हो, नए साझेदार द्वारा फर्म में लाई गई जो ख्याति है वो किस अनुपात में बटेगी? पुराने साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में, सभी साझेदारों में नए लाभ विभाजन अनुपात में, पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ख्याति जो है वो किए गए त्याग के बदले ही लाई जाती है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाते की प्रकृति क्या होती है? मैंने आपको अभी इसका आंसर बताया था, बताइएगा क्या होगी? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इस खाते का नेचर क्या होता है? नॉमिनल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, एक संपत्ति पुस्तकों में 42,000 रुपए पर प्रदर्शित की गई है। 42,000 रुपए पर पुस्तकों में दर्शाई गई, यानी बैलेंस शीट में दर्शाई गई है। ठीक है, जो 5% से अधिमूल्यांकित है, तो पुनर्मूल्यांकन खाते में दर्शाई गई राशि बताइएगा। ये चीज 5% से ओवर वैल्यूएटेड है, तो इसका मतलब संपत्ति का मूल्य आज कितना है? संपत्ति का मूल्य आज 42,000 है।
मैं ये मानता हूं कि संपत्ति की वास्तविक वैल्यू कितनी थी 100, आपने एक्स्ट्रा कितना दिखाया 5, इसका मतलब आज के दिन ये वैल्यू किसके बराबर है 105 के बराबर। अगर मुझे इस 5 का मान पता चल जाए तो मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे पास आ सकता है, मुझे यह पता चल सकता है कि रीवैल्यूएशन में कितना दिखाऊंगा। तो ध्यान रखना 42,000 किसके इक्वल है 100 के 5 के 105 के, 42,000 इक्वल है 105 के। क्यों? क्योंकि ये आज की वैल्यू है। गुणा मुझे क्या ज्ञात करना है चेंज ज्ञात करना है, तो चेंज किसके बराबर है 5 के बराबर। संख्याएं कट रही है वो काट लो, 5 दुए 10, 5 एकम 5, 21 दुए कितने आगे 42,000, उत्तर आएगा 2000। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना अधिमूल्यांकित होती है वो उस वैल्यू पर आप डिनोट करोगे, वास्तविक वैल्यू को 100 मानोगे, कम है तो भी वास्तविक वैल्यू को 100 मानोगे, जितना ज्यादा या कम हुआ है उसे एडजस्ट करके जो वैल्यू आएगी उसे वर्तमान वैल्यू बट्टा में रखोगे, मल्टीप्लाई जो ज्ञात करना है वो गुणा में रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 क्या दे रखा है, स्थगित विज्ञापन व्यय फर्म के लिए क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थगित डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर फर्म के लिए क्या है, तो गुडविल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट का बैलेंस या P&L का डेबिट बैलेंस, तीनों ही फर्म के लिए क्या है अवितरित या एकत्रित हानियां। इसको मैं क्या बोल सकता हूं एकत्रित हानियां भी बोल सकता हूं, फिक्टिशियस असेट्स बोल सकते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस बोल सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, ए एक फर्म में लाभ विभाजन करते हुए ए और बै एक फर्म में 3-2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। भविष्य में लाभों का बंटवारा कैसे करेंगे, बराबर करेंगे। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3000 पर किया गया है, तो फर्म की ख्याति के लिए आवश्यक राशि बताइएगा। अगर फर्म की ख्याति के मूल्यांकन के संदर्भ में आपसे आवश्यक राशि पूछी है कि कितनी राशि से फर्म की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टि होगी, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न किस ओर इशारा कर रहा है, ये बता रहा है कि साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में चेंज है। ये पहले तो एक तो ये करेक्शन कीजिएगा भाई, ये करेक्शन कीजिएगा, ये 3000 नहीं है 30,000, कितने का होगा 30,000। अब देखिएगा साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में चेंज हो रहा है, तो मुझे यहां निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा लेता हूं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने आपको ये बताया था त्याग के अनुपात का सूत्र, तो यहां नया तो कोई आ नहीं रहा, ए और बी का ही निकाल लेते हैं। तो ए का ओल्ड कितना है 3-5, नया कितना है 1-2, भविष्य में बराबर बांट रहे हैं। एलसीएम मैंने कितना ले लिया 10, 10 में कितने का भाग जा रहा है 5 का भाग कितनी बार जाएगा 2, 6 माइनस 10 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 5, यानी आंसर आ रहा है 1/10। इसका मीन हो गया कि ए त्याग कर रहा है, तो ये मान के चलिएगा कि बी का इसका रिवर्स ही आएगा। तो बी का मैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा लेता हूं, जो फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बी का नया कितना है 1/2 है, बी का पुराना कितना है 2/5 है। एलसीएम आपने कितना ले लिया 10 ले लिया, 10 में 2 का भाग 5, 10 में 5 का भाग 2, 4, उत्तर कितना आ रहा है 1/10। कहने का मतलब जो ए का त्याग होगा वो बी का क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा। अगर आप उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रखते तो भी आप उत्तर निकाल सकते थे। बी का जो त्याग है वो किस में आता साथियों, बी का त्याग फिर माइनस में आता। अब हमें अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट की मैं बात करता हूं, 30,000 फर्म की कुल गुडविल की वैल्यू, इसका हमें सिर्फ एंट्री होगी इस रेशियो से, मल्टीप्लाई 1/10। तो 30,000 का 10% कितना होता है 3,000, उत्तर बी सही उत्तर आ जाएगा। एंट्री क्या होगी, एंट्री हमेशा बनती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, जो कि हमें प्रश्न में पूछी नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं मैं, प्रश्न संख्या 20 देखिएगा क्या है। अभी जो मैंने बताया था उसी से संबंधित प्रश्न आपको दे रखा है। आपको पूछा है कि फायदे का अनुपात का सूत्र क्या होता है, तो फायदे का अनुपात का सूत्र अभी मैंने आपको बताया, फायदा होता है वो नया ज्यादा होता है पुराना कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, तो ये कुछ प्रश्न मैंने डिस्कस किए साथियों।
ऐसा पूरा प्रयास रहता है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो इस चीज़ के लिए आप मोटिवेशन दे सकते हो, प्रोत्साहित कर सकते हो। बाकी का डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।